Good morning, my dear students. इस लेक्चर में अ, हम लोग इकोसिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे बच्चों। छोटा सा लेक्चर रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि अगर हम इकोसिस्टम को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है, तो इकोसिस्टम से संबंधित बाकी टॉपिक्स हम आराम से समझ पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, आगे बढ़ने से पहले, एग्जैक्ट डेफिनेशन पे आने से पहले कुछ महान इकोलॉजिस्ट के नाम बताता हूं मैं आपको, जिन्होंने कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को डिफाइन किया अपने टाइम में। कार्ल मोबियस है, इन द ईयर 1877 ही कॉइंड अ टर्म ऑफ बायोसिनोसिस। ठीक है, कार्ल मोबियस आ जर्मन जूलॉजिस्ट, ही वाज अ जर्मन जूलॉजिस्ट एंड अ पायोनियर इकोलॉजिस्ट। मीन जो इकोलॉजिकल स्टडी जब कभी शुरू हुआ तो ये उनमें से एक थे, है ना। ही वाज अ पायोनियर इन इकोलॉजिकल स्टडीज। ही कॉइंड द टर्म बायोसिनोसिस। ठीक है, इसको हम दो भागों में समझते हैं। बायो मीन्स लिविंग बींग्स, बायो सिनोसिस, दिस वर्ड सिनोसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम मीन्स सिनोस, COENOSE। और सिनोस का मतलब होता है इकट्ठे होना, बीइंग टुगेदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या डिफाइन करने का कोशिश किया कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीइंग टुगेदर। तो ये कहीं ना कहीं जो इकोसिस्टम वर्ड है जो आज के समय में हम लोग यूज करते हैं, इसको डिफाइन करने का कोशिश किया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। बायोसिनोसिस मींस being together of the living organisms. Okay, and this term was coined by Carl Mobius in the year 1877. Then comes Sir Arthur George Tansley, a British botanist, a great British botanist who coined the term ecosystem in 1935। और संसार के बहुत सारे कंट्रीज में जहां पर इकोलॉजिकल स्टडीज होते हैं, जहां पर इकोलॉजिस्ट्स हैं, वो इकोसिस्टम टर्म को यूज करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक महान इकोलॉजिस्ट का नाम बता देना चाहूंगा। दिस ही वाज व्लादिमीर सुकाचेव फ्रॉम रशिया। व्लादिमीर सुकाचेव from Russia. He was an ecologist from Russia. In the year 1944, he coined a term called biogeosinosis और जियोबायोसिनोसिस। ठीक है, जो मोबियस ने 1877 में जो टर्म कॉइन किया था, इन्होंने उसको थोड़ा सा और अच्छे से फर्निश किया, है ना, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या टर्म है ये? बायो जियोसिनोसिस। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से द बायोटिक कंपोनेंट्स। जियो मीन्स अर्थ, है ना, मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट, एंड दे आर बीइंग टुगेदर। क्योंकि सिनोसिस का क्या मतलब है बच्चों? आप डिक्शनरी आप खोल के देख लोगे। सिनोस, सिनोसिस इज derived from the word sinos. Sinos means being together, being together। तो ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम शब्द को अच्छे से डिफाइन करता है बच्चों, कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एंड फिजिकल कंपोनेंट्स। जियो मीन्स फिजिकल कंपोनेंट्स बीइंग टुगेदर। ठीक है, और हमको मालूम है आज के समय में जब हम इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं तो बीइंग टुगेदर ही आता है ना, बीइंग टुगेदर ऑफ biotic components and abiotic components of this earth. If we consider this whole earth to be an ecosystem where both of the components, this biological component and physical component, or abiotic component or the biotic component, or non-living world and living world,
or physical environment and a biological environment both are continuously interacting with each other. And what is that interaction, मेरे प्यारे बच्चों? That interaction is in the form of exchange of material, matter and energy. And what is the material or what is the matter? The nutrients, the nutrient elements. ठीक है बच्चों, जब हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स पढ़े थे वहां से हमको क्लियर हुआ है, ठीक है, that how the matter or the nutrient elements they are moved or they are exchanged or they are replaced within an ecosystem, passing through the various components of the ecosystem or various components of a physical component and various parts of the biological components of this ecosystem. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो ये वर्ड है बायोजियोसिनोसिस, आज के समय में भी जो रशिया और जर्मनी का जो लिटरेचर है वहां पर ये यूज करते हैं। रशिया और जर्मनी में इकोसिस्टम शब्द से ज्यादा बायोजियोसिनोसिस शब्द को ये तवज्जो देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं रीड कर दूंगा, है ना, क्योंकि समझने को बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। सो इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अर्थ और द होल अर्थ, or the whole earth can be considered an ecosystem, and it consists of non-living things and living beings both continuously interacting with each other. And that interaction again, my dear students, is in the form of exchange of matter and energy. ठीक है, और इस नॉन लिविंग वर्ल्ड को हम लोग और लिविंग बीइंग्स को हम एक और तरह से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, that the part of earth or the whole earth consisting of abiotic components and biotic components, where both the components are continuously interacting with each other, is said to be an ecosystem. इसको थोड़ा और अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, that the part of earth or the whole earth consisting of a physical environment and biological environment, both interacting in a continuous manner, is said to be an ecosystem. ये शब्द याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। वेदर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, इन शब्दों को लेकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये समझना है, जब पूरा का पूरा अर्थ, है ना, पूरा का पूरा अर्थ और द पार्ट ऑफ द अर्थ is said to be an environment of its own kind if a part of earth is considered. ठीक है, when the interaction occurs between the different components of the environment, ठीक है, it becomes an ecosystem. तो मैंने पहले ही बताया था बच्चों, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है और दूसरा एडेफिक फैक्टर्स है, जिसे हम सॉइल साइंस बोलते हैं, सॉइल फैक्टर्स। ठीक है, this constitutes the physical environment, whereas biological environment is formed by the different trophic levels of the living beings, right from producers passing through consumers, say herbivores, then carnivores of different orders, primary, secondary and tertiary carnivores, and finally up to the decomposers. All these fractions, they constitute the biotic component of this ecosystem or the biological environment of this ecosystem. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, so this is it. So in this way we can define the word ecosystem and the interaction, how the interaction occurs, वैसे मैंने पहले ही बता दिया है। जो exchange of matter होता है बच्चों, exchange of matter means exchange of nutritive elements. It occurs between various components of the ecosystem, that is between the non-living and living components both. And non-living component, it consists of lithosphere, hydrosphere and atmosphere, whereas the different fractions of the biological
or the abiotic or this biotic component, it consists of different trophic levels right from producers up to decomposers. ठीक है बच्चों, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल हमने पढ़ा था, हमने नाइट्रोजन साइकिल और फास्फोरस साइकिल को डिस्कस किया है, वो देखकर आपको मालूम पड़ जाता है, ठीक है, that the element for the first time is present in its reservoir pool, which is always abiotic pool, and it is transferred to the biological pool or biotic world, and passing through the different levels of biological world or different stages, different trophic levels, it is again passed back to the abiotic world. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब लास्टली शायद लास्ट या सेकंड लास्ट स्लाइड रहेगा, हाँ, जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है बच्चों, है ना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, it occurs between the various components of the biotic world, and these various components are called trophic levels, and trophic levels, they represent functional units, the different functional units of the biotic world or the biotic pool or the biotic environment of this ecosystem. We know that sun is the ultimate source of energy, and the photoautotrophs or the green ones or the plants are the first group of organisms or the first trophic level in an ecosystem which have the capability to harvest those solar radiations, those photo energy or the light energy coming from sun, and fix it into some chemical form, and that chemical form of that energy then runs through the various trophic levels of an ecosystem with a loss of 90%, with the loss of 90% of the energy at each trophic level. खैर ये हम आगे करेंगे, है ना बच्चों, हमारे को एक प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक टॉपिक है ना, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, उसमें हम इस कंसेप्ट को हम डिटेलिंग देंगे, ठीक है। फिलहाल हमको सिर्फ इकोसिस्टम को डिफाइन करना था। मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे मेरे प्यारे बच्चों के दिमाग में एक अच्छा सा कंसेप्ट बन जाए, एक अच्छा सा अच्छे से ही समझ ले आप लोग, ठीक है। तो लास्टली हम कह सकते हैं कि नो कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम और नो इकोसिस्टम लिव इन आइसोलेशन और अकर इन आइसोलेशन, ठीक है। नो कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम का मतलब हुआ, जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड लेंगे, फिजिकल वर्ल्ड में भी हम बोल सकते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, ये कभी एक टाइट कंपार्टमेंट नहीं होते हैं बच्चों। टाइट कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई ना अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ अंदर आता है, कुछ ना कुछ बाहर जाता है, और वो क्या चीज होता है, या तो मैटर होगा या एनर्जी होगा, ठीक है बच्चों। That is why we can say that no ecosystem or no component of an ecosystem, they occur in isolation, rather there is a continuous flow or exchange or replacement of matter and energy in an ecosystem, ठीक है। और ये हमको कहां से रिफ्लेक्ट होता है बच्चों, जब हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ा था, ठीक है, वहां से हमको ये इफेक्ट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद मेरे प्यारे बच्चों।